यस सर। वेलकम वेलकम। धन्यवाद। आपने मेरा बंद मुंह खोल दिया। नहीं सर, आप पीएमसी आपने नाम चेंज कर दिया ना, तो इसलिए मिल गए हम। हाँ अब हाँ, मिल चलो गए। आपने ढूंढ लिया मेरे को। ढूंढ लिया आपको। वेलकम 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 सर। आपका बहुत दिल से स्वागत है। आपका सर के साथ जो अनुभव रहा है, हम अभी बस शंपा मैम को थैंक यू कर रहे थे इसके पहले कि थैंक यू कि उनके उन्होंने अभी बस पत्री जी का एक कॉन्सेप्ट बताया था। आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग इज ओके। सही और बात। तो ये इट्स वेरी सिंपल बट वेरी 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 जो सूक्ष्म है, इसको समझना बहुत गहरी बात है ये। तो आज महेश जी आपसे हम आपकी जर्नी सर के साथ, आपका जो समय आपने सर के साथ बिताया, एक एक गुरु के साथ समय बिताकर, हम बहुत सारे लोग हैं जो पत्री जी से नहीं मिले हैं, लेकिन पत्री जी की जो सीख है वो बहुत उत्सुकता के साथ उसके साथ अलाइंड होकर उसके हम्म। साथ जुड़ रहे हैं, मे भी ना मिले हों। तो आपके आपके द्वारा, आपके अनुभवों के द्वारा हम इसको और गहराई से हम जुड़ना चाहते हैं। तो आप कई गुरुओं से मिले हैं, हाँ। और पत्री जी में क्या फर्क आपको नजर आया कि ये गुरु जब से आप जब मिले, इस गुरु में क्या क्या यूनिकनेस, क्या अंतर या क्या चीज आपको बहुत अट्रैक्टिव लगी? पत्री जी की कुछ बातें तो विशेष थी जो दूसरे लोगों से उनको बहुत अलग रखती है, और वो हमारे दिल में मतलब क्या है, छप जाती है, स्मृति में गहरे में चली जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई ऐसी विशेषता होती है जो किसी और के अंदर नहीं। पर उनकी विशेषताएं ज्यादा अद्भुत, इसलिए वो कई बार अपने आप ही याद आ जाती है बिना किसी प्रसंग के कारण। हम बात कहीं कुछ और कर रहे होते हैं, तब पत्री जी का उस वक्त जिक्र आ जाता है, क्योंकि कुछ विशेषता ऐसी। फरवरी 2020, 20 फरवरी 2020, पत्री जी ने मेरे को हैदराबाद बुलाया। और करीब हैदराबाद में ताज होटल के अंदर 300 जो उनके खास विशिष्ट थे अग्रणी, उनकी उन्होंने सभा रखी। और मेरे को हाथ में माइक पकड़ा। मेरे को तो अंदाजा रहा था नहीं, पत्री जी आपने ना हाथ में माइक पकड़ ली। बोला क्या? बोला आपको बोलना है। क्या बोलना है? बोला जो आपकी मर्जी है। तो मैंने बोला फक्कड़ शब्द आपने नाम सुना है? काफी लोग तो नहीं जानते फक्कड़ क्या होता है। मैं बोला फक्कड़ वह है जो जिसका कोई ठिकाना नहीं, न जेब में पैसा, न हाथ में मोबाइल। तो फक्कड़ बोले, मैंने ये कहा फक्कड़ मैंने किताबों में बहुत पढ़ा है, साहित्य में बहुत पढ़ा है, पर मैं फक्कड़ के साथ रहता हूँ, ये मेरे को मालूम है कि पूरी जेब में 1 रुपया नहीं है, पूरी दुनिया का चक्कर काटता है, लोगों को ध्यान से खाता है। इस जमाने में छोटे बच्चे मोबाइल के बिना स्कूल नहीं भेजते हम, और ये पूरी दुनिया में बिना मोबाइल के घूमता है। तो ये फक्कड़ कितना अद्भुत है, किसी फक्कड़ से भेंट होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात। हम उनसे ही मिलते हैं हमारे आसपास जो हमेशा इच्छाओं से भरे हुए। पक्कड़ मस्त मस्त मौला से मिलना कहाँ हो पाता है। आज की इस चकाचौंध की दुनिया में बिरले ही कोई फक्कड़ होते हैं, और सौभाग्यशाली ही वो होते हैं जिनको ऐसे फक्कड़ का सानिध्य मिलता। पत्री जी रात को सोते हैं तो उनके भगत लोग उनके हाथ पैर पूरा शरीर दबाने लगते हैं, दबाते ही रहते हैं। पत्री जी किसी को मना भी नहीं करते, आओ भाई सब दबा लो। तो
आदत तो वहां जब मुंबई में आते थे तो रोज, अब दबाना हर एक के बस की बात तो है नहीं, फिर ये एकदम स्ट्रांग। अब कोई मरियल आदमी उनके हाथ पैर दबाएगा तो क्या दबा पाएगा? तो हाथ पैर भी दबाने वाला मजबूत आदमी चाहिए। तो चार लोग रहते थे, दो आदमी एक साथ दबाते। रात को जब वो सो जाते, शाम को फिर वो थक जाते 4-6 घंटे तक दबा दबा करके, फिर दूसरे दो मजबूत, जिनका काम ही यही था, तब बंबई आए तो पत्री जी का हाथ पैर दबाना। मैं क्या सुबह शुरू से ही जल्दी उठ जाता हूँ सुबह। तो एक दिन मैंने ऐसे ही पत्री जी को बोल दिया कि मैं देखता हूँ आप रात को जल्दी सो जाते हो और सुबह देर से उठते हो, सोते ही रहते हो। तो पत्री जी ने एक शब्द कहा, महेश जी आपको लगता है कि मैं सोता रहा? मैं कभी नहीं सोता, मैं हमेशा जागा हुआ रहता। तब मेरे को उस शब्द की गहराई समझ में नहीं आई। अब मेरे को समझ में आता। ध्यान यही तो करता है। हम जन्मों जन्मों से सोए हुए हैं। एक उदाहरण देते हैं। अभी आप अपने ऑफिस से अपने घर लौट रहे हो और कार चला करके आ रहे हो, साथ में आपका कोई मित्र भी बैठा है जो उधर ही रहता है, उससे बात भी कर रहे हो, और कोई बीच में फोन आ गया मोबाइल का तो वो अटेंड भी कर रहे हो। अब कोई आपको ये कह दे आप सोए हुए हो, तो आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो? मैं गाड़ी चला रहा हूं, सिग्नल देख रहा हूं, इतना भीड़, इतना ट्रैफिक, और साथ में मित्र से भी बात कर रहा है, मोबाइल भी अटेंड कर रहा है। आप मेरे को सोए हुए कैसे कहते? और वास्तव में सोए हुए हैं। हमको लगता है हम जागे हुए। वो स्वीकार नहीं करेगा, हम भी स्वीकार नहीं करेंगे कि हम सोए हुए। पत्री जी कहते हैं सब सोए हुए। आदत है, अभ्यास है। पैर के पास आंखें हैं क्या? फिर वो कैसे ब्रेक पर चला जाता है? क्या पैर को आपने आज्ञा दी का ब्रेक दबाना या स्पीडोमीटर दबाना? आपने तो कुछ भी नहीं कहा। पैर अपने आप ही ब्रेक पर लगा, सामने कोई आ गया तो, और रोड खाली है तो अपने आप ही उस पर चला गया, एक्सीलेटर पर। न तो आपने पैर को आज्ञा दी, न पैर के पास आंखें हैं, और पैर तो नीचे है, स्क्रीन तो ऊपर है। अभ्यास। आप मित्र से बात भी कर रहे हो। मनुष्य का मन एक बार में एक ही काम कर सकता है, ऐसा मनुष्य को ऐसा डिजाइन किया हुआ है। या तो आप देख सकते हो, या आप बात कर सकते हो, या आप सुन सकते हो। आप तीनों काम एक साथ नहीं कर सकते। परंतु आपको लगता है आप कर रहे हो एक साथ, परंतु दैट इज ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। एक सेकंड में आप देख रहे हो, फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड, और दूसरे फ्रैक्शन में आप बात कर रहे हो। जब आप बात कर रहे हो तो आपको दिख नहीं रहा, पर आपको इसका मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतनी तेजी से बदल रहा है। समय जो है इतना तेज प्रवाह से बदल रहा है कि आपको एहसास होता है कि आप तो देख भी रहे हो और बात भी करो। जबकि हम ऐसे डिजाइन किए ही नहीं गए। हम एक साथ दो काम कर ही नहीं सकते। या तो अपने मित्र से बात करेंगे, उस वक्त हम सामने नहीं देख रहे होंगे, हमारी आंखें देख रही है, पर हम नहीं देख रहे हैं, अंदर तक वो देखने का सिग्नल नहीं था। तो हमको लगता है हम जागे हुए हैं, परंतु वास्तव में हम सोए हुए हैं। हम जीवन में कभी जागते ही नहीं है। जब कभी जागने का क्षण आ जाता है, तब कब आता है? जब पत्री जी जैसे फक्कड़ का सानिध्य मिलता है, तब मनुष्य को मालूम पड़ता है कि जागना क्या होता है। उसके पहले अनुभव नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो साथ में होता है तो भी हमको उसका ख्याल नहीं रहता है, हमको नहीं समझ में आता, क्योंकि हम भरे हुए होते हैं अपने विचारों से, अपने पढ़े हुए थोथे ज्ञान से भरे हुए होते हैं। जिसको हमने ज्ञान समझ लिया, वो एक तरह का बुद्धि का मनोरंजन है, बुद्धि विलास है। तो जब जीवित सदगुरु भी पास में होता है, तब भी हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते।
और हम उसको अपने जैसा ही साधारण आदमी समझ लेते हैं, और उसका वो लाभ नहीं उठा पाते हैं जो उस समय में उसके सानिध्य का लाभ हो सकता। जब महावीर हुए तो महावीर को लोगों ने कहा नंगा लुच्चा, क्योंकि नग्न रहते थे और केश को लोचन करते थे, बालों को काटते नहीं थे। तो केश को खींच करके निकालेंगे, उसको क्या कहते हैं? लोचन। तो ये नंगा लुच्चा शब्द ही महावीर स्वामी से पैदा हुआ। लोगों ने देखा वो आ गया नंगा लुच्चा। महावीर जो केवल ज्ञानी, एनलाइटेंड, उसको क्या कहा? नंगा लुच्चा। उस समय उनके पास रहने वाले ने, सब लोगों ने क्या उनसे ज्ञान प्राप्त किया? नहीं। कोई कोई बिरला ही उसको सहज पाया, और वह भी केवल ज्ञानी हो गया। ऐसा ही पथरी जी के साथ करोड़ों लोगों, एक बार ऐसे ही हम कुछ लोग बैठे थे हैदराबाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, तब ऐसी बात हो गई कि भाई मेरे को पूछ लिया, भाई आप कितने लोगों को ध्यान सिखाओ पथरी? मैंने कहा 1 लाख लोगों को। पथरी जी खुश हो गए। मैंने उनको पूछा आपने कितने लोगों को ध्यान सिखाया है? तो बोला मैंने 1 करोड़ लोगों को सिखाया है। फिर और दो सामने बैठे थे, एक ने कहा मैं 5 लाख लोगों को सिखाया या सिखाऊंगा। किसी ने 3 लाख बोला, किसी ने 2 लाख बोला। जब मैंने 1 लाख बोला तो मेरे लिए तो 1 लाख अविश्वसनीय था। 1 लाख लोगों को ध्यान सिखाने का समय का, और कौन सा मैं बुलाऊंगा तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे मेरे से ध्यान सीखने के लिए। कब मैं चाहूं कि मैं तो बहुत लोगों को सिखाऊं, पर क्या मेरे बुलाने से लोग आ जाएंगे क्या? और क्यों सीखेंगे मेरे से ध्यान? और कम है क्या? एक से एक पहुंचे हुए बाबा है। पर बोल दिया तो तरकीब निकल गई उसकी। पत्री जी को ले गया वहां पर नारायण सेवा संस्थान उदयपुर। वहाँ हमेशा 4,000 लोग रहते हैं, तो एक साथ ही 4,000 लोगों को ध्यान सिखाने का। और हर थोड़े दिनों में वो लोग बदल जाते हैं। कुछ लोग 1,000 लोग पुराने रहते, 3,000 लोग नए आ जाते हैं। तो मेरे को तो रास्ता मिल गया, कभी लाख की संख्या पूरी बिना किसी प्रयास के। तो पत्री जी के साथ 4-5 बार गया नारायण सेवा संस्थान उदयपुर में, और हर बार 4 दिन तो रहते ही, कई सभाएं करती। पत्री जी के साथ ऐसे बहुत अनुभव। हमारी परंपरा है कि हम जिस किसी को भी ज्ञानी या प्रबुद्ध समझते हैं, हम उसको प्रणाम करते हैं, नमस्कार का। नमस्कार तो ठीक है, पर प्रणाम हम झुक करके पैरों में उनको अपना सिर रखते हैं और प्रणाम करते हैं। पत्री जी हमारे को ये करने नहीं देते, बाकी लोग तो करने देते हैं। बेटे बड़ा संस्कारी है, अच्छा आदमी है, इसमें अहंकार नहीं है, झुकता है। पत्री जी झुकाते ही नहीं, झुकने ही नहीं देते, बीच में ही पकड़ लेते। और पत्री जी है तो बहुत मजबूत। अब जबरदस्ती से कोई झुकना भी चाहे तो कैसे करेगा? वो क्या कहते हैं, आप हमारे मित्र हो। पत्री जी क्या गाते थे गाना? बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम दो। ये मित्रता का भाव, हम इसको साधारण समझते हैं, पर ये सबसे ऊंचा, सबसे गहरा भाव है। आपको ये इसकी गहराई समझ में आएगी कि बुद्ध बुद्ध जब बोले अब मैं जा रहा हूं, तो उनका शिष्य आनंद और भिक्षु रोने लगे। तो उन्होंने कहा हम आपके बिना कैसे रहेंगे? तो बुद्ध ने कहा मैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा आपके, और मैं मैत्रेय बुद्धा के रूप में आऊंगा। फ्यूचर बुद्धा को आप कहीं भी आप बौद्ध देशों में घूमेंगे या हमारे यहाँ बौद्ध प्रांतों में घूमेंगे, तो सब जगह आपको मैत्रेय बुद्धा की स्टेचू मिलेगी।
फ्यूचर बुद्धा। मैत्री सबसे उच्च भाव है। मित्र बराबर होता है। मित्र मतलब जो बराबर का। तो पत्री जी, जो व्यक्ति ने कोई साधना नहीं की, एकदम साधारण है, दुखों से ग्रस्त है, एक बात और बताऊं, पत्री जी के पास वही आता है जिसकी कुछ ना कुछ चाह है कि शायद पत्री जी के पास आने से वो इच्छा पूरी हो जाएगी। कोई कष्ट पा रहा है, वो कष्ट दूर हो जाएगा। जब सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, नेचुरोपैथी हो, पर फिर भी कष्ट का अंत नहीं हो रहा है। या किसी के घर में धन की समस्या हो, रिलेशनशिप की समस्या हो, मैंने देखा है ये ध्यान से कि ज्यादातर लोग जो हैं, मैक्सिमम प्रतिशत लोग उन्हीं का है जो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अभाव में, चाहे स्वास्थ्य के, चाहे परिवार के, चाहे धन के। बहुत कम लोग हैं जो बहुत संतृप्त हैं फिर ध्यान सीखने के लिए आए, जिनको सारे सुख, भौतिक सुख उपलब्ध हों, वो ध्यान सीखने के लिए नहीं आता है। वो उन सुखों में इतना रम जाता है कि फिर उसको ध्यान की चर्चा पसंद नहीं आती, सुभाती नहीं। इसलिए पत्री जी को ध्यान सिखाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता था। पर जब लोगों को मालूम पड़ा ध्यान करने से हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो लोग ध्यान में आने लगे। बोले इससे बढ़िया क्या काम, हीर हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा, आंख बंद करो और कष्टों को दूर कर लो। तो सब उसी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए ध्यान की शरण में पत्री जी के पास आते। और पत्री जी का कैसा था, उनसे बात करते वक्त बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती, क्योंकि आपने शब्द गलत बोला नहीं, और वो तो डांट देते थे। उनको ये मतलब ही नहीं, सामने 2000 लोग खड़े हैं और सुन रहे हैं, और उनके सामने वो स्वाभिमानी व्यक्ति का को गर्व को, अहंकार को एकदम ठेस लगा दे। तेरे में अकल नहीं है, क्या बात करनी चाहिए, कब सीखेगा बात करना। कैसी अहंकार को चोट लगती है जब किसी 60 साल के आप व्यक्तित्व को बोले, जो विद्वान है, जिसके पास कई डिग्रियां हैं, कि तेरे को बात करने की अकल नहीं। जो अच्छे प्रभुत्वशाली पद पर है, पत्री जी को कोई परवाह नहीं का कौन क्या है। पत्री जी फक्कड़ इसी को कहते हैं जिसको दुनिया की कोई परवाह नहीं, जो अपनी मौज में रहता है, अपनी मौज में रहता है, अपने हिसाब से चलता है, और प्रकृति, दुनिया उसी के हिसाब से चलती है। और कोई नहीं चले तो उसको उसकी परवाह नहीं, उसको उससे कोई लेना देना नहीं। वह हमारे अंदर गहरे से जुड़ा हुआ है, फिर भी हमारे से बिल्कुल अलग है, हमारे साथ एक है फिर भी पृथक है। वह हम में समाया हुआ है फिर भी हम में नहीं। ये सब बातें पत्री जी थी तब उतनी समझ में नहीं आती, पत्री जी के जाने के बाद समझ में आती। मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि पत्री जी चले गए। मेरे को एक क्षण भी दुख नहीं हुआ कि पत्री जी नहीं है। कभी आज तक महसूस ही नहीं। कभी उनका भाव अखरा ही नहीं। कभी उनको याद भी नहीं किया, प्रभाव भी नहीं अखरा, उनके लिए कोई आयोजन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, कभी नहीं। पर फिर भी कोई अभाव नहीं। यह है किसी महापुरुष के सानिध्य में रहने का फल, का आप अंदर से पूरे भरे पूरे और तृप्त हो जाते। फिर आपको कोई अभाव नहीं अखरता कि मुझको ये चाहिए, मुझको वह चाहिए। आप अनजाने में उनकी जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा हमारी न चाहते हुए, हमारे नहीं जानकारी में आते हुए भी आपको अंदर तक पूरा बदल देती है। समय के बहुत बड़े अंतराल में ऐसे सत्पुरुष होते हैं, पर जब वो होते हैं तब सब उनको पहचान नहीं पाते हैं। Wonderful. जैसे आपने कहा कि जब हमारे सामने होते हैं
जब हम उनकी बातें सुनते हो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब धीरे धीरे हम हमारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रभाव बदलाव होना शुरू हो जाता है, तो हमें समझ में आता है कि पत्री जी एक फक्कड़ रहे हैं, वो एक फ्रेंड हैं, वो एक दोस्त हैं मैत्री जगत की स्थापना करने। वो केवल दोस्त बनने आए हैं ताकि वो आपके इस स्तर सेम स्तर पे ही आपको बात बताएं। और तीसरी चीज आपने कहा वाक क्षेत्र, शब्दों के प्रति जो क्लैरिटी और वेरी स्ट्रेट शब्द है, आपके दिल में उतरने वाली, एक तरफ आपके आपके अंदर बदलाव करेगी, क्योंकि आपको किस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करने हैं बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। बिल्कुल सही। और नो नो टॉलरेंस टू बैड वाक क्षेत्र। किसी और के मुंह से गलत शब्द निकले, वो किसी के वो टॉलरेट नहीं करते थे। तो फ्रेंड्स सभी लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए, बिकॉज जब हम पूरी तरह से, जैसे सर ने कहा, इन्वॉल्व होंगे, इस चीज को समझेंगे, क्योंकि जब हमारे पास सामने होता है हम उनका वैल्यू नहीं पता चलता, जब नहीं होते तब वैल्यू पता चलता है। अभी हम हैं पत्री जी के ज्ञानोत्सव में, अभी इसका फायदा भरपूर लेना है। अगर हम, जैसे सर ने कहा, मल्टीटास्किंग से कुछ नहीं होता, मल्टीटास्किंग नहीं होता, हमारी दृष्टि एक ही चीज पर रहती है। तो अगर हम हैं यहाँ तो पूरी तरह से हमारी दृष्टि यहाँ होनी चाहिए। तो सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। यस यस सर। सो आपके शब्दों में बहुत, आपकी जो, जैसे आपने कहा, आपकी अंडरस्टैंडिंग जब सामने थे तब उतनी ज्यादा नहीं होती है, बट लेकिन आपको ऐसा लग भी नहीं रहा है कि वो अपने शरीर में नहीं है, तो इससे बहुत गहरी बात है ये। आपकी बातें गहरी बहुत हैं सर, बिकॉज आपके अंडरस्टैंडिंग जो दूसरे गुरुओं से भी रहे हैं, जैसे आप ओशो जी से मिले हैं, अलग अलग धर्म गुरुओं के साथ जुड़े हुए हैं, सीखे हुए हैं, पढ़ते हैं आप बहुत, हर एक गुरु की बायोग्राफी पढ़ते हैं आप, उसके साथ जुड़ा, उसकी संस्थाओं के साथ जुड़े जुड़े हुए होते हैं। सो ये आप, जैसे आपने ये तीन चीजें जो सर के बारे में बताई, ये बहुत ये हर एक गुरु में है ही नहीं अगर कहे तो, क्योंकि जैसे आपने कहा पैर छूना इतनी इंपॉर्टेंट बात है गुरुओं के बीच। तो सर और आप आगे बताइए कि क्या चीजें हैं जो हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं एक सिंपल गुरु में, जब हम सामने देखते हैं क्या चीजें हम मिस करते हैं। देखिए, हम अपनी आदतों के गुलाम हैं, और उसमें गुलाम होने का कोई विशेष अर्थ नहीं है, सिवाय इसके के आसान है। बदलाव लाने के लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, अपने आराम से थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है, और श्रम करना पड़ता है। पत्री जी जिसको बोलते हैं ना, ठोक पीट करके। मेरा एक मित्र था तेलुगु भाषी, मेरे को पत्री जी के बारे में कुछ नहीं पता तो था मेरे ख्याल में, हाँ। तो भिवंडी में उसका डाइंग हाउस था, उसने बंगलों पर एक बार मेरे को आमंत्रित किया कि मैंने अपनी छत पर पिरामिड बनाया है और आपको मेरे यहाँ आना है उद्घाटन में। मैं वहां गया, तब पत्री जी को पहली बार देखा। वो अपने हाथ में एक छड़ी रखते थे। पत्री जी जब छत पर पिरामिड बनाया, उद्घाटन हुआ, भोजन वगैरह हुआ, फिर सबको उन्होंने ध्यान करवाया, तो एक छड़ी हाथ में रखते थे, पेड़ की तोड़ी हुई। सबको बोलते थे भाई बैठ जाओ, आंखें बंद करो, और फिर सबके बीच में घूमते, तो जिसकी भी आंख खुली देखते उसके सर में छड़ी मार देते। अब उसको अपन तो कहते हैं ना, पिटाई करने जैसी हो गया ना। अब आप किसी के यहाँ मेहमान हो, पहले तो आपको बुद्धू बना रहा, आंख बंद करके बैठा रहा है, आंख बंद करके तो बुद्धू ही बनाना हो गया ना। कब ये तब देखना वेखना छोड़। हम्म। और ऊपर से आपकी आप आंख बंद करने की आदत का हमारे को, बीच में थोड़ी थोड़ी देर खोल करके देखते ही हैं। तो वो एकदम उस्ताद चौकन्ना, तुरंत छड़ी सर पे। तो फिर बाद में उन्होंने ये छड़ी रखने की आदत छोड़ दी, क्योंकि थोड़ा वो सुधर गए, थोड़ा उनके पास आने वाले सुधर गए।
कब बोले अब छड़ी का जमाना नहीं रहा। तो मैंने उनकी भी छड़ी खाई तब, क्योंकि मेरे को कहाँ आंख बंद करके बैठने की आदत है। और मैं तो उसके निमंत्रण पर गया था, तेलुगु भाषी मित्र। बाकी क्या काम, तब मुलुंड में पिरामिड बना भी नहीं। तो मुलुंड में जब पिरामिड बना, तब फिर पत्री जी का बंबई आना जाना बढ़ गए। तो फिर ज्यादा साथ रहने का मौका मिला। सर आते किस क्या, साल में मिले आप पत्री जी से? मेरे ख्याल, ये तो जो मैंने घटना बताई ये 2006 की है। पर उससे पहले मैं न्यूटन राजलक्ष्मी से मिला था। वो शेरांश डागा ने उनका सेमिनार रखा था मे फेयर हॉल वर्ली में। तो वहां पर उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक दिन का था, वो मैंने ज्वाइन किया। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो हुआ तो नहीं। अब सब लोग बोल रहे हैं हम वहां चले गए, वहां पहुंच गए। तो मैं तो कहीं नहीं पहुंचा। जैसा आया था उसने खाना खिलाया, खा करके आ गया। टाइम बैठा रहा, सुबह से शाम हो गई पर हुआ गया कुछ। कोई बात नहीं, अपन सब जाते हैं, सब जगह अपन दुकान पर माल खरीदने जाते हैं। जरूरी थोड़ी है हर जगह अपने को पसंद ही आ जाए अपन खरीद लें। पर दुकान का नियम है कि पहले पैसा भर दो, आप खरीदो मत खरीदो आपकी मर्जी। तो मैं खरीदने में असफल हो गया। उसके बाद फिर ये पत्री जी की छड़ी खा ली। उस तेलुगु भाषी वेंकटेश मास्टर नाम था उसका, उसके यहाँ। फिर बाद में डॉक्टर जीके से मिला। वो बम्बई रहने के लिए आए थे, न्यू बम्बई में रहते थे। तो उन्होंने भी घर में एक छोटा सा पिरामिड बना रखा था। तो मैं सोचा एक रात चल करके वहां रुका, और भी काफी लोग थे, पूर्णिमा की रात थी। थोड़ी दूर पर ही समुद्र था। तो समुद्र के किनारे रात पर बैठ करके ध्यान किया। जीके ने फिर बोला कि मैं जी ये मुलुंड के अंदर म्यूनिसिपल का गार्डन है, तो म्यूनिसिपल अपने को एक जगह देने को तैयार है, तो जहां पर पिरामिड बनाने का विचार है। तो आप उस जगह पर जाओ और थोड़ी देर बैठ करके ध्यान करो, ताकि उस जगह को ऊर्जा मिले और पिरामिड बने। तो वहां जाने लगा, मेरे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। फिर वहां बाद में पिरामिड बन गया। पिरामिड बनने से फिर पत्री जी का आना जाना शुरू हो गया। तो फिर पत्री जी का फिर साथ में हमारे ऊपर रहना हो गया। आते तो 4 दिन रुकते थे, तो 4 दिन साथ में रहते थे। तो वहां से और आपस में थोड़ा भाव बन गया। तो फिर तो कुछ दिन होते और पत्री जी का फोन आ जाता, महेश जी बहुत दिन हो गए आए नहीं, आ जाओ। तो फिर मैं चला जाता, वो जिस शहर में बोलते उस शहर में आ जाता। नहीं तो हैदराबाद, बैंगलोर, कहीं भी जहाँ होते थे। अब पत्री जी को हम चाह करके फोन नहीं कर सकते, उनकी मर्जी हो तो ही बात हुए, क्योंकि वो मोबाइल रखे नहीं। अब जो बगल में बैठा हुआ उसको बोलेगा भाई महेश को फोन लगा, महेश जी को फोन लगा, तो उसका फोन आ जाए। तो ध्यान में रखना पड़ता था कि उसी वक्त बात कर लो, नहीं तो तुरंत 2 मिनट में बात कर लो, 5 मिनट में। क्योंकि जिसका खुद का कोई नंबर नहीं, उसके नंबर तो हर हर थोड़ी देर में बदलते रहते हैं। जो बगल में बैठे उसी का नंबर। तो कितना आराम। कब पत्री जी की मर्जी हो तो बात हुए, पत्री जी की मर्जी नहीं हो तो आप कोई बात ही नहीं कर सकते। बस संदेशा छोड़ दो कि मेरी बात करवाना। तो बाद में पूछेंगे उस आदमी से, तो क्या हो, बोले पात्री जी के बाद में मेरा मिलना ही नहीं हुआ, तो कैसे बात करवाता हूँ। मतलब बड़ा इजी एक्सक्यूज है। हम तो मोबाइल जेब में रख करके घूमते, तो साथ में चिंता घूम करके रखते हैं, अरे अमूल्य का फोन आ गया, उठाया नहीं, क्या सोचेगी। और बाद में पूरा दिन निकल गया, फोन भी नहीं किया। अब इधर तो क्या ठिकाना ही नहीं कि किसका तो फोन और किसका नंबर। तो कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई चिंता नहीं, ये होता फक्कड़ा। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था कुछ और मैं क्या जल्दी जल्दी बीच में विषय से भटक जाता हूँ। कहना कुछ और चाहता हूँ और पहुंच कहीं और जाता हूँ, क्योंकि मेरा भी कोई रास्ता तय नहीं। जहां चले वही रास्ता, पहुंचे तो ठीक, नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं। तो हाँ, पत्री जी को मैंने पूछा था
ये देखो, मैं जो बोलना चाहता था ये उसकी पृष्ठभूमि अपने आप ही बन रही थी। इसमें मेरा कोई सोच नहीं, मेरा कोई विचार नहीं, मेरी कोई प्लानिंग नहीं। और मेरे को ये भी पता नहीं है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, आपसे क्या बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को आदत ही नहीं है। यार आप बता भी दो तो भी मैं सोच नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा डिजाइन ही वैसा बन गया कि बिना दिमाग, बिना सोच के बोलना है। और मालूम है मैं क्या कहता हूँ, मैं जो भी बोलूंगा उसमें खोट नहीं निकाल पाओगे। क्यों? एक बहुत गहरा रहस्य है इसके पीछे। मैं जो भी बोलूंगा उसमें आप कोई कमी नहीं निकाल सकते। भले ही आप उस विषय के कितने भी विद्वान हो या नहीं हो, मेरे को पता नहीं। पर मैं ये क्या, मेरे को दिमाग में क्या बैठा हुआ है जो मुझको नहीं मालूम, तो आपको कहाँ से मालूम? तो फिर कहाँ से निकालूं? ये मन का भाव है, इसलिए मेरे को कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ। मेरे को सही बोला गलत बोला उसकी भी कोई परवाह नहीं। तो मैं जितनी भी आपसे बात कर रहा हूँ ना, उनका कोई सिर पैर नहीं है। ऐसा मत समझना ना कोई बहुत गहरी और गंभीर बातें हो रही है। बोल रहा हूँ क्योंकि आपने बाकी लोगों का तो मुंह बंद कर रखा है, वो बीच में बोल नहीं सकते। सिर्फ मेरा ही मुंह खोल रखा है, तो इनके पास सुनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, मैं आपको इस चीज को और डायरेक्शन देती हूँ। हमने अभी अभी तक अभी पत्री जी के अभी अभी आप मत करिए ऐसा कुछ। मेरे को जो कहना है वो तो कहने दो, मेरे को कौन कहाँ मिलेंगे इतने सुनने वाले? घर में तो कोई सुनता नहीं है। यहाँ कम से कम 150-200 लोग तो सुन तो रहे हैं। किसी भी आदमी की जीवन में इससे ज्यादा और खुशी का क्या मौका हो सकता है को कोई उसको सुनने के लिए बैठा हो, भले बहाना और कारण कुछ भी हो। मैं फिर विषय से भटक गया और भूल गया कि क्या बोलना था। जो मैंने सोचा था बोलना, और शब्द दूसरे निकल गए। इसलिए मेरे हाथ में नहीं है कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। तो पत्री जी के साथ मेरे ऐसे हजारों किस्से हैं। पत्री जी ने कहा था कैरो चलना मेरे साथ, पिरामिड में चलेंगे, वहां गीजा के पिरामिड में। मैं बोला ठीक है। तो कहाँ मिलेंगे? वही कैरो के एयरपोर्ट पर मिलेंगे। वो अलग शहर से आए होंगे, शायद हैदराबाद से, मैं तो बम्बई से। तो थोड़ी देर का टाइम का गैप होगा फ्लाइट के पहुंचने में। तो पत्री जी हमेशा पहले पहुंच जाते हैं। क्या करूं, मेरे हाथ में तो है नहीं। तो वहाँ मधु गजाला के घर में हम ठहरे। तो रमेश मधु गजाला। तो अभी किसी के घर में कमरे तो 4-5 कितने होंगे। अब पत्री जी अकेले तो होते नहीं है। पत्री जी के साथ और 4-5 लोग कहीं भी चले जाओ, होते ही हैं। पत्री जी जहाँ किसी के में चले जाते तो उसके घर में तो मेला लग जाता है एक तरह का। कोई सुविधा असुविधा का कोई ख्याल नहीं। तो मैं और पत्री जी एक ही कमरे में ठहरे। पत्री जी को क्रिकेट मैच देखने का शौक, और मेरे को क्रिकेट से सख्त चिढ़। क्योंकि 11 खिलाड़ियों में सिर्फ 2 ही आदमी खेल रहे होते हैं, बाकी तो सब बैठे बैठे टुकुर टुकुर ताक रहे होते हैं 22 खिलाड़ियों में से। तो पत्री जी तो क्रिकेट मैच बैठने टीवी पर देखने हॉल में चले गए, मैं कमरे में था। पत्री जी का कुर्ता हुआ टंगा हुआ था। मैंने दोनों जेबों की तलाश ली, कुछ भी नहीं था, खाली थी। फिर दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, क्रिकेट मैच टीवी पर लगातार आ रहा होगा, कोई सीरीज चल रही होगी। दूसरे दिन मैंने जाकर के पत्री जी को बोला, "यार, क्या आदमी हो, जेब में चवन्नी भी नहीं है एक पेन। अरे तुम्हारी जेब टटोलने का भी मेहनत किया, वो भी फालतू गया, कुछ नहीं मिला। विदेश में जो आदमी रह रहा है, पक्का जेब में 1 रुपया।" मैंने रमेश गजाला से पूछा, भाई तू जर्मनी क्यों, ये यहाँ पर कैरो क्यों है? अरे बोला मैं अपनी मर्जी से हूँ क्या यहाँ। पत्री जी को यहाँ ध्यान का प्रचार प्रसार करना था, इसलिए उन्होंने मेरे को यहाँ नौकरी दिलवा दी। बोला पत्री जी की जब किसी देश में प्रचार करने की इच्छा होगी ना,
वो मेरी वही नौकरी लग जाएगी, वो छूट जाएगी, अपने आप हो जाएगा ये सब। पत्री जी के चाहने से सब कुछ। ये उसने अपना अनुभव बताया। बोले मेरे को लगता नहीं है मैं यहाँ ज्यादा दिन रहूंगा, क्योंकि पत्री जी कहते हैं यहाँ बहुत हो गया प्रचार, अब किसी और देश में जाना है। तो ये कहीं उस देश की कंपनी में मेरे को अपने आप अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। अब वहां कैरो इजिप्ट तो 100% मुस्लिम देश है, मुस्लिम राजकीय धर्म है उनका। वहां ध्यान सिखाने जाते थे हम, 10 दिन वहां रहे, 10वें दिन वहां ध्यान सिखाने, मुस्लिम लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं, हर दिन अलग क्लब में। ऐसा नहीं कि रोज रोज वही लोग, हर दिन नए। मैंने पत्री जी को पूछा कि बिना पैसे के कैसे चलता है? तो बोले देखो चल रहा है ना, अपन कैरो आए, रमेश आ गया अपने को लेने, यही छोड़ने आएगा, अपने को खाना भी यही खिला रहा है, और जाते वक्त एक जोड़ी कपड़े भी दे देता, फिर जिसके यहाँ जाऊंगा वो लेने आ जाएगा, तो फिर मेरे को क्या जरूरत है धन की? अब कई बार ऐसा हुआ पत्री जी के चक्कर में मेरे को भी लोगों ने कुर्ता पजामा पकड़ा। मैं बोला भाई क्यों? मेरे को क्यों? भाई ये तो गुरु है, ध्यान सिखाते हैं, मैं तो फालतू में ऐसे ही लटका हुआ हूं इनके साथ हैं। अरे बोले वे क्या है? बोले इनके साथ रहना कोई आसान है क्या? या है ये हर किसी को अपने साथ रख लेते हैं क्या? और बोले हम आपके लिए इतने प्रेम और श्रद्धा से लाए हैं, आपका साइज भी हमने पूछ करके मालूम कर लिया क्या है, उसके हिसाब से आपके साइज के अनुरूप ही। अब कहाँ जहाँ प्रेम और श्रद्धा की बात आ जाती है, तो फिर हम सारे तर्क समाप्त हो जाते। तो पत्री जी तो कई मायनों में बहुत अद्भुत थे। फोटो खिंचवाने के शौकीन, काला गोगल पहनने के भी शौकीन, और पिक्चर देखने के भी। एक एक शहर में ध्यान का प्रचार प्रसार करने गए, तो शाम को जाकर के पिक्चर देखी, साथ में 100 और ध्यानियों को ले गए पिक्चर देखने के लिए। कौन गुरु पिक्चर दिखाता थिएटर में ले जाकर? तो उस मायने में बहुत विशिष्ट, एक अनोखी शख्सियत, जिसका कई हम किताबों में साहित्य में वर्णन तो पढ़ते हैं, पर मिलने का सौभाग्य नहीं होता। हर एक का सौभाग्य नहीं। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैं उनके साथ बहुत लंबे समय तक मेरे को अवसर मिला। एक और अद्भुत बताता हूँ आपको, ध्यान में, कोविड, 15 जून 2020। मैं कभी भी तारीख और समय का मेरे को ध्यान नहीं रहता है, पर पत्री जी के साथ घटी हुई घटनाओं का तो मेरे को तारीख भी याद रह जाती है, कोई ना कोई विशेष कारण से। फ्लाइटें बंद जैसी थी, एयरपोर्ट पर कोई यात्री हुआ ही नहीं करता था। मन में आया, थैला ली उठाया और बॉम्बे एयरपोर्ट चला गया। टिकट खरीदी हुई एयरपोर्ट पर, हैदराबाद की, और पत्री जी को एयरपोर्ट से फोन कर दिया, मैं आ रहा हूं हैदराबाद, 1 घंटे बाद मेरी, 1.25 घंटे बाद मेरी फ्लाइट पहुंच जाए। बोले ठीक है। तब टैक्सियां वगैरह गाड़ियां वगैरह कुछ नहीं थी। नवकांत शायद मेरे को एयरपोर्ट पर लेने आया, ऐसा मेरे को ख्याल में है। तो पत्री जी के घर गया, ले गया सीधा, क्योंकि सब बंद था। तो मैं पत्री जी के घर पहली बार जाना हुआ, हैदराबाद, क्योंकि हमेशा उनमें उसके घर जाता था, अभी नाम स्लिप हो रहा है, क्योंकि हमेशा पत्री जी उसी के यहाँ रहते थे, पर पत्री जी के घर जाना पहली बार।
तो वहां पर और कोई नहीं था, मैं और पत्री जी। मकान तो छोड़ करके चला गया, और वहां तो सुबह ही गया था। पत्री जी को पूछा, शाम को सोने का समय हुआ, मैं बोला पत्री जी कहाँ सोना है? तो उन्होंने एक कमरे की तरफ इशारा कर दिया, बोला इस पर सोना, बहुत बड़ा पलंग। सो गया मैं। सुबह उठा, मेरी आदत है थोड़ा जल्दी उठने की, तो देखा पत्री जी को ढूंढा, तो वो उस कमरे की बालकनी में फोल्डिंग खाट पर सो रहे थे। पत्री जी जब उठ करके आए हॉल में, तो मैंने पूछा उधर बालकनी में कैसे सो रहे थे? बोले आजकल मेरे को खुले में सोना अच्छा लगता है। बालकनी मतलब खुली है ना, वाह, ठीक है, साधारण सी बात है, कोई विशेष बात नहीं। फिर दूसरे दिन शाम को पूछा कहाँ सोना? उन्होंने बोला वही तो। ठीक है, सो गया। फिर सुबह उठा, देखा पत्री जी बालकनी में सोए हुए हैं खाट पर, फोल्डिंग खाट पर। तो मेरे को समझा। मैं बोला क्या मेरे को बेवकूफ समझते हो क्या? मैं क्या, मेरे को ऐसा शब्द कुछ भी निकल जाते थे मेरे तो। बोले क्या? बोला फोल्डिंग खाट पर सोते। ऐसा नहीं कि कमरे और नहीं थे, कमरे और थे पर खाली थे। तो मैं बोला अब आज से मैं दूसरा बगल का जो कमरा था, मैं बोला इसमें सोऊंगा। वो कमरा थोड़ा सा छोटा था उस कमरे के मुकाबले। इसको कहते हैं महानता। मैं आया हूं, उन्होंने अपना आराम छोड़ा ताकि मैं उस विशाल पलंग पर सो, जिस पर वो सोते। और उनको उसी पर उस कमरे में सोने की आदत थी, इसीलिए उस कमरे की बालकनी के फोल्डिंग खाट पर। है ऐसी साधारण बात? ये कोई साधारण बात है? जबकि बगल में कमरा है। 15 दिन तक हम दोनों साथ में रहे। तब जूम सेशन चालू हो ही चुका था। 8 मई 2020 को हमने पीएमसी मुंबई चालू किया था, और ये बात है 15 जून की। तो वहाँ पत्री जी के हॉल में बहुत बड़ा कंप्यूटर लगा दिया गया जूम सेशन के लिए। तो जूम सेशन में मुझे अपने पास में बिठाते थे। उस वक्त तो जूम सेशन में 500-500 लोग जुड़ते थे, क्योंकि सब लोग अपने घरों में बंद थे। जूम पर जुड़ने की से सबको ऐसा लगता था कि उतनी देर तुम बाहर आ गए कम से कम अपने घर के, ऐसा आभास होता था। तो पत्री जी जो है, हमेशा मुझे अपने बगल की चेयर पर बिठाते ताकि जूम में मैं सबको दिखता रहूं। मैं उनको बोलता भी कि लोग आपको देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आपको सुनने के लिए इकट्ठा हुए, क्यों मेरी तरफ करते हो? तो मैं अपने को सोफे को पीछे खिसका लेता, तो वापस थोड़ी देर में उनका ध्यान जाता और मेरे को वापस अपने बगल में खींच ले। बोले नहीं, इतना मैं ना ध्यान करता हूँ, मतलब क्यों, क्यों देखना चाहेंगे लोग? वो बीच में उठ करके चले जाते हैं और मेरे को बोलते हैं अब आप बात करो। तो पत्री जी हमेशा मेरे को निखारने के प्रयत्न में लगे रहे, अवसर आगे रखते, हमेशा, हमेशा आगे रखते। ये कुछ गुण ऐसे हैं जो मेरे को ये मालूम है सामान्य होते नहीं है व्यवहार में। वो पत्री जी के साथ व्यवहार में वो कभी भी खुद को महत्वपूर्ण महसूस नहीं कराते थे, ऐसा कोई प्रयास नहीं करते। नीचे आकर के बैठ जाते थे हमारे साथ। ये है एनलाइटेंड पर्सन का की पहचान। उस वक्त हम लोग, साधारण लोग, उस बात की गहराई को समझ नहीं पाते हैं। जैसे जैसे हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे को उसकी पीछे की रहस्य समझ में आने लगता। बैंगलोर
नवंबर 2020। 15 दिन में फिर बैंगलोर रहा पथरी जी के साथ। उस समय सबके लिए बंद था बैंगलोर, कोई नहीं आता था। मेरे को पत्री जी ने चला करके बोला, महेश जी, आपकी आदत तो लोगों को बुला लेने की, और लोग आना चाहें, आप किसी को बुलाना मत, और आप कोई आना चाहे तो मना कर देना। सागर ने बोला, सागर अध्यक्ष है, उसने मेरे को बुला, पत्री जी ने भी बोला। तो एक दिन मैंने पत्री जी को बोला, अभी क्या जूम पर बताते हैं ना लोग कि भाई उनको ये अनुभव हुआ, हम पूछते हैं सेशन के बाद, आप अपना अनुभव बताइए कैसा है। तो मैं सुनता था सबके अनुभव, कैसा है क्या है। तो लोग बोलते थे, किसी को सातवां आसमान दिखता था, किसी को शिव जी दिखते थे, किसी को विष्णु जी दिखते थे, कोई किसी लोक में पहुंच जाता था। तो मैं पत्री जी को बोला एक दिन, इतने दिन हो गए आपके साथ रहते हुए, इतने तो साल हो गए, और इतने दिन, 15 दिन हैदराबाद में रहा, 15 दिन से यहाँ आपके साथ, मेरे को तो आज तक साला कॉकरोच तक नहीं दिखा आपके साथ रहते। और ये जो भी थोड़े दिन में ध्यान से जुड़े, उनको तो पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपके साथ रहने का कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता। तो पत्री जी मेरे को बोले, सही बोलूं क्या महेश, मेरे को भी आज तक कुछ नहीं दिखा। अच्छा, उसी समय क्या है, थोड़ी देर में ही प्रेमनाथ जी अपने परिवार के साथ पत्री जी से मिलने आए, क्योंकि लॉकडाउन तो अपने मार्च में शुरू हो गया था, और ये बात कर रहा हूं मैं नवंबर की। तो लंबा गैप हुआ, लॉकडाउन में किसी का मिलना हुआ ही नहीं। तो प्रेमनाथ जी भी बेंगलोर में थे, बेंगलोर में उस दिन आए। तो पत्री जी ने मेरे को ये बात बोली, तो मैंने बाहर आकर के प्रेमनाथ जी से पूछा, कि मैंने ये पूछा तो ये ऐसा बोलते हैं। तो प्रेमनाथ जी बोले, मैं जी वो सही बोलते हैं, मेरे को भी आज तक कुछ नहीं दिखा। क्योंकि मेरे को नहीं दिखा तो जिम्मेदार कौन, मेरी नजर में तो पत्री जी जिम्मेदार, कि मैं क्यों नहीं दिखा रहा भाई, तुम्हारे साथ रहने का फायदा क्या है? क्यों आया मैं 15 दिन यहाँ तुम्हारे साथ? अच्छा, मेरे को कोई ऐसा शौक नहीं था कि उनके साथ में रहना करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं था, कोई कुछ ऐसा कोई भाव ही नहीं था। पर वो बुला लेते थे, और आने में मेरे को कोई दिक्कत है, ऐतराज नहीं। चलो भाई ठीक है, उतनी दिन माहौल बदला रहेगा, चीजें बदली रहेगी। तो फिर अच्छा, पिरामिड में जाकर के हम बैठते हैं ना, तो ऊर्जा महसूस होती है। अब सब लोगों को बोलते हैं, अपन आपने वो कहानी सुनी या नहीं सुनी, कि भाई एक आदमी गलती से वो शेव कर रहा था या बाल काट रहा होगा कुछ, तो गलती से उसका नाक पर लग गया वो कैंची, और उसकी नाक कट गई। तो अभी वो क्या कहते हैं कि भाई नाक कट गई तो नकटा हो गया। अब गांव में बाहर निकलेगा तो नकटा तो एक तरह की गाली है। तो वो बाहर आया और बोला, मेरे को तो प्रभु के दर्शन हो गए, साक्षात प्रभु दिख रहे। लोगों ने पूछा क्यों दिख रहे, अरे बोले नाक काटने से प्रभु के दर्शन हो जाते। अब नाक कटने से प्रभु के दर्शन है तो सब लोगों ने अपनी नाक कटवा ली। अब दर्शन तो किसी को नहीं हुए, पर कोई भी बोलने को राजी नहीं, कि उसको सब बोलते हैं प्रभु के दर्शन हो, क्योंकि नकटा हो गया ना। अब नकटा होने से नाक तो वापस लग नहीं सकती, तो सबको स्वीकार करना पड़ता है। तो मैं तो इतनी बार पिरामिड वैली कितनी बार गया, कितने दिन वहां रहा, हर बार फंक्शन में या कोई भी, वो मेरे को तो कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। वो एनर्जी की जितनी बातें करते, सब भाषण देते, एक से एक वक्ता आते, कि ऐसी एनर्जी है पिरामिड के अंदर, वैसी है तैसी है। अब मेरे को इतने साल हो गए, और फिर ये 15 दिन। तो मैंने पत्री जी को पूछा, अब भाई अल्टीमेटली जब वहां कोई और है ही नहीं पत्री जी के अलावा सामने, तो किससे पूछूंगा। तो मैंने पत्री जी को पूछा, इतने भाषण देते हो, इतने बाहर से, देशों से, विदेशों से आते हैं, और सब कहते हैं कि ऐसी ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा है,
और मेरे को तो कुछ ही महसूस नहीं होता, अब तो कोई भी नहीं है तो भी महसूस नहीं हो रहा। चलो भाई, इतने लोगों की भीड़ में महसूस नहीं होता होगा, अब तो हुए। वही जवाब। फिर मैंने एक बात और उनको बोली, आपको भी ताज्जुब लगेगा मेरी बातों। मैंने बोला मेरे को तो ध्यान ही नहीं होता है। आप बोलते हो कि पिरामिड में बैठ करके ध्यान करोगे तो ध्यान गहरा लगेगा, इधर तो ध्यान का ही अता पता नहीं है, तो गहरा हल्के की तो क्या बात करें, ध्यान ही नहीं लगता। और मेरा तो क्या भाव रहता है भाई, जिम्मेदार कौन है? पत्नी जी। इतने लोग इनको गुरु बोलते हैं, ये सातवें आसमान के मालिक है, ब्रह्मांड के मालिक है, सब इनके नीचे है। ऐसा से कई कई भगत लोग बोलते हैं जो पहुंचे हुए हैं, जो ज्ञानी है, जो जानते हैं। मैं तो कुछ जानता नहीं। भले कितने ही साल रहने तो ना, हम किसी के साथ में रहने से कम क्या ज्ञानी हो जाते हैं क्या? मेरे को तो मालूम है मैं कहाँ सुधरने वाला हूँ, जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। हम जल्दी से बदलने को अपने आप राजी होते हैं क्या? क्या हम अपनी मान्यताओं को, अपने विचारों को, जिसकी हमारे आदतें पड़ी हुई, क्या हम उनको छोड़ने को राजी होते हैं क्या? नहीं होते। हम सब हर चीज को अपने चश्मे से देखते हैं, हमारी दृष्टि निर्दोष होती ही नहीं। हम पूर्वाग्रह से ग्रस्त तो होते हैं, तो सामने से जो नया आ रहा है उसको भी हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और फिर हम बदल नहीं पाते हैं, और फिर हम उसी को दोष देते हैं। गुरु में कोई खोट है, गुरु में कोई कमी है, गुरु में कोई पाश हो। हम नहीं देखते कभी। तो मैंने तो सब समस्याओं का ठीकरा पत्री जी के ऊपर फोड़ दिया। तो भाई तुम जिम्मेदार। और पत्री जी महान कुशल। पत्री जी क्या कहते हैं? पहला तो ये जवाब कि मेरे को खुद को भी नहीं होता। दूसरा ये जवाब कि आपको जरूरत ही नहीं है, आप इन सब से पार जा चुके हो बहुत पहले, तब आपको इनकी कोई आवश्यकता नहीं। अब बुद्धि तो कहती है ये सब तेरे को मूर्ख मामा बनाने की बातें हैं, तेरे को टरका रहे, क्योंकि विश्वास नहीं होता। ऐसा विश्वास ही नहीं तो पत्री जी ने तो कह दिया मैं तो महान ज्ञानी हूं, यही मेरे को कह दिया एक तरह से इनडायरेक्ट। ये तो ध्यान ज्ञान तो बहुत मामूली चीज है, मैं तो उनसे भी बहुत पार हूं। अब मेरे को तो मालूम है मैं कैसा हूं अंदर से, तो मेरे को मालूम है। तो क्या है, मैच नहीं होता है, होता है। हम संतुष्ट होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। जब तक हम अपने आप को बदलने के लिए दृढ़ संकल्प न कर लें कि मैं ये करके ही रहूंगा। बुद्ध भगवान 6 साल तक तपस्या करते रहे, उनके गुरुओं ने उनको सलाह दी, वैसा वो करते रहे। पेट चिपक करके पीठ से लग गया, पेट और पीठ एक हो गए, इतने कमजोर हो गए। सुजाता के गांव में पहुंचे, वृक्ष के नीचे बैठे, और बुद्ध ने संकल्प किया, अगर आज मैं अपने को नहीं पा सका तो मैं यहां से उठूंगा नहीं। दृढ़ संकल्प किया, और उसी रात उनको निर्वाण प्राप्त हो गया, उसी पूर्णिमा की रात। तो क्या आपने ऐसा सोच लिया इसलिए हो गया? 6 साल तक तो नहीं हुआ, क्यों हो गया? दृढ़ संकल्प पूरे प्राणों में गूंज गया। हमारे संकल्प कैसे हैं? हमारे मन के एक हम, हमारा जो जागृत मन है उससे हम संकल्प करते हैं, और हमारा जो नौ हिस्सा मन है उसको तो उसकी खबर ही नहीं लगती, जो अवचेतन मन। तो हमारे संकल्प लेते हम चेतन मन से, अवचेतन मन को उसकी कोई खबर नहीं। जब तक आपका कोई भी संकल्प पूरे प्राणों में नहीं गूंज जाएगा, सिद्धार्थ का वो संकल्प, जब तक मैं ध्यान की उस गहराई में नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगा, उनके पूरे प्राणों में गूंज गया। जब भी कोई चीज, आपका संकल्प आपके पूरे प्राणों में गूंज जाता है तो वह सिद्ध होता है।
उसी रात गौतम बुद्ध एनलाइटेंड हो गए। उसी को हम बोधि वृक्ष कहते हैं, और वो बौद्ध पूर्णिमा का दिन था। वंडरफुल सर। जैसे आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, और इसी से हम थोड़ा बहुत इस सत्र का भी समापन करेंगे, कि आपने आपने कहा कि एक अंदर से एक दृढ़ संकल्प चाहिए। बहुत सारे लोग केवल जुड़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए आते हैं, लेकिन उनके अंदर बदलाव नहीं होता। उनके अंदर बदलाव तभी होता है जब उनके ध्येय से, उनके अवचेतन मन तक वो जो गूंज है, वो गूंज पहुंचे, ताकि हमारे अंदर से, ट्रूली अंदर से हम उस बदलाव को लाना चाहते, तब वो बदलाव होता है। तो मैं आपको 2 मिनट इसके बारे में और बताना चाहूंगा जी। कि दृढ़ संकल्प कैसे हो। कोई भी आपका संकल्प आपके प्राणों में कैसे गूंजे। हमारा हमारे मन के हम 10 खंड करते हैं। एक खंड चेतन है और 9 खंड अवचेतन, मतलब 9। तो हमारे सारे प्रयास होते हैं उस चेतन मन से, इसमें हमने संकल्प। तो अवचेतन मन तक हमारा वो दृढ़ संकल्प कैसे पहुंचे। आप अपनी सांस को छोड़िए, अभी अनुभव कर लीजिए 2 मिनट के अंदर। सीधे बैठ जाइए, आंख बंद करो मत करो, या आपकी मर्जी। सीधा बैठने का मतलब क्या है? रीढ़ की हड्डी सीधे रहती है तो ऊर्जा का प्रवाह आसानी से। अपनी सांस को बाहर फेंकिए, पूरी ताकत से फेंक दीजिए बाहर, और फेंकिए, और फेंकिए। क्योंकि आप घबराइए मत, आप पूरी सांस कभी बाहर फेंक ही नहीं सकते। आपको ऐसा डिजाइन ही नहीं किया, पर फिर भी ताकत लगा करके पूरी सांस बाहर फेंकिए, और फेंकिए, और फेंकिए, और फेंकिए। आपके प्राण नहीं निकलने वाले हैं, आपके प्राण छटपटा रहे हैं अब सांस के लिए। तो भी रुकिए एक क्षण, सांस मत लीजिए, रुकिए। जब तक आपको ऐसा न लगे कि आपके प्राण निकल जाएंगे, आपके प्राण छूट जाएंगे, तब तक सांस अंदर मत लीजिए। जब ऐसा लगे अब और सहन नहीं हो सकता है, तब सांस भरिए। अब सांस भरिए, पूरी गहराई तक भरिए, और गहरी, और गहरी, और गहरी भरिए, और गहरी भरिए, और गहरी। अब आप भर ही नहीं सकते, फिर भी भरिए, और भरिए। और अब मन में बोलिए कि मैं आज ध्यान में 1 घंटा बैठा। जो भी आपको चाहिए उसका संकल्प कीजिए। कब? इस क्षण, जब आपके प्राण पूरे अटके हुए, क्योंकि अब आप और सांस भर ही नहीं सकते। पर इस सारी प्रक्रिया में आपका वो संकल्प आपके मन में गूंजता रहना चाहिए, क्योंकि अब आपका सारा मन एकाकार हो गया। क्योंकि प्राण संकट में, जब प्राण संकट में होते हैं, तब आप जो भी संकल्प करते हो वह संकल्प पूर्ण होता है। फिर वापस सांस छोड़िए, पर मन में ये संकल्प रहना चाहिए, जो भी आपका संकल्प, ये संकल्प मन में घुसा रहना चाहिए। ऐसा 5 बार करिए। 5 बार अपने प्राणों को संकट में डालिए, पूरी ताकत के साथ, पूरे फोर्स के साथ। अगर आपने इसमें मामूली सी भी कमी रखी, तो वो संकल्प आपका पूरे प्राणों में गूंज नहीं पाएगा। पूरे प्राण संकट में, अब प्राण नहीं बचेंगे। उस स्थिति में जब संकल्प आपके मन में गूंजता रहेगा, तो वो संकल्प बुद्ध के जैसे सिद्ध हो जाएगा। वाह सर, बहुत बढ़िया। अपनी प्राणों अवचेतन। की कीमत पर ही कुछ प्राप्त हो सकता है। इस जगत के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी कुछ पाना है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। अगर आप पूरा मूल्य चुकाने को तैयार हो, तो ऐसा कोई दुनिया में ताकत नहीं है जो आपको प्राप्त करने से रोक सके।
भगवान भी चाहे तो वह रोक नहीं सकता। अगर किसी एक व्यक्ति ने एनलाइटमेंट हुआ है तो फिर आपका भी एनलाइटमेंट होने की गारंटी है, कोई रुकावट नहीं। क्योंकि इस जगत में, परमात्मा के राज्य में, मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं है। हम सबको एक ही क्षमता के साथ यहाँ भेजा है। जो क्षमता बुद्ध की है, महावीर की है, कृष्ण की है, क्राइस्ट की है, उतनी ही क्षमता हमारे अंदर भी मौजूद है। हम चाहें, दृढ़ संकल्प लेकर अपनी इस क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। तो कोई ताकत नहीं है जो हमारे को जो अभिष्ट हो उसको पाने में रोक सके। वंडरफुल सर। हाँ, बस आपका इच्छा कितनी गहरी है। भगवान बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप इतने लोगों के साथ इतनी यात्रा कर रहे हो, इतने लोगों को आप रोज ज्ञान बांट रहे हो, पर कितने लोग निर्वाण को प्राप्त हुए? तो बुद्ध ने कहा, अगर कोई नहीं चाहे तो कितना भी महान गुरु हो उसको निर्वाण नहीं प्राप्त करा सकता। अगर आप चाहो तो कोई रोक नहीं सकता, परंतु आप नहीं चाहो तो भगवान भी आ जाए तो आपको नहीं करा सकता। तो बोले ऐसा? लोग फिर आते क्यों आपको सुनने के? बोले ठीक है, तू जा गांव में, छोटा सा गांव था, सब लोगों से मिल, लिस्ट बना कि किस किस को मोक्ष चाहिए। गया गांव में, लोगों से पूछा, लिस्ट बना के ले आया बुद्ध के पास, सामने थी। बुद्ध ने दूसरे के कहा, इसके अंदर देख जरा, कितने लोगों को मोक्ष चाहिए? तो एक को भी मोक्ष नहीं चाहिए, किसी को भी मोक्ष नहीं चाहिए। बोलते जल्दी क्या है, फिर कर लेंगे। अभी तो पहले ये जो है, जो सामने है, मकान बनाना है। बड़ा पड़ोसी का मकान इतना बढ़िया हो गया, तो मेरे को तो मकान उससे बढ़िया बनाना है। पहले ये काम पूरा करूं। पड़ोसी की BMW आ गई तो मेरे को तो लैम्बोर्गिनी लेनी है, पहले वो करूं। मोक्ष तो फिर पालूंगा, कहाँ भागा जा रहा है? तो पथरी जी ने भी मेरे को यही कहा, अग्रवाल जी नहीं ध्यान रखता तो क्या जल्दी है, इस जन्म में नहीं लगा, अगले जन्म में लग जाएगा, उसके अलग जन्म में लग जाएगा। जो इच्छा आपका है वो तो भी पूरा कर लो। ऐसे हमारा तीव्र इच्छा, प्राणों की कीमत पर ही कुछ प्राप्त हो सकता है। मोक्ष, भगवान, भक्ति इतनी सस्ती नहीं है कि थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ गए, 2 घंटा, 1 घंटा सुबह ध्यान कर लिया, 1 घंटा शाम को ध्यान कर लिया, और आप एनलाइटमेंट हो जाओगे। बस मंदिर में जाकर के घंटा बजा लिया, उपवास कर लिया, व्रत रख लिया, और दान कर दिया, लोगों को बांट दिया, और भगवान मिल जाएगा। इतना सस्ते नहीं है भगवान और मोक्ष और एनलाइटमेंट। प्राणों का मूल्य चुकाना पड़ता है। जब तक आप अपने प्राणों को चुकाने के लिए राजी नहीं हो, तब तक कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सस्ता कीमत, सस्ता ही प्राप्त। बस मिल जाएगा, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सब कुछ मिल जाएगा, स्वास्थ्य उत्तम। जितनी कीमत चुकाओगे उतना ही मिलेगा। यहाँ फ्री में कुछ भी नहीं। वंडरफुल। जैसे पत्री जी के इसमें शब्द बहुत बहुत बढ़िया कहा सर आपने। जितना चाहत उतना पावत, जैसा चाहत वैसा पावत, जो चाहत वही पावत। तो सर के जब जब वो ध्यान कराते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द इस्तेमाल करते हैं, और उस चीज को पकड़ना है। तो हर एक को, क्या हम ट्रूली मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में असल में बदलाव चाहते हैं? आज महेश जी के इस अद्भुत अद्भुत वाक से समझ में आ रहा है, हम सभी को अपने आप से सवाल करना है कि कितनी तीव्र गति से अपने जीवन में ये बदलाव लेकर आना चाहती हूँ या चाहता हूँ। क्या मैं चाहता हूं या चाहती हूँ? सबसे पहला सवाल। और कितने दूर तक आप जाएंगे इस इस सत्य में जीने के लिए? सो शकुंतला जी अपना अनुभव, अपना एक पोएम उन्होंने लिखा है भद्री जी पे। आइए मैम प्लीज। वंडरफुल मास्टर हमारी बॉम्बे से, नमस्ते मैम। सॉरी। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, महेश जी का आज मैरिज एनिवर्सरी है। ओहो, अरे व्हाट्सएप की तो फिर तो मैसेज की बाढ़ आई हुई होगी।
जी अरे देखिए, आपने आपके सबसे पहले चक्कर में हम मैंने आपको विश किया। व्हाट्सएप देखा ही नहीं। हम तो पर्सनली कर रहे हैं आपको। यस मैम, शकुंतला मैम बताइए, आपका यस। आपका एक्सपीरियंस, आपका हाँ जो हाँ हाँ, कविता ये है। इन्हीं की शरारत है कि आपको इससे उन्होंने अवगत करा दिया। मैं यही सोचा कि मुझे को क्यों मालूम है ये बात, जिसका मेरे को खुद को ध्यान में नहीं रहता उसका अमूल्य को क्यों पता होगा। हमें खबर आ जाती है सर। हमारे को तो आजकल व्हाट्सएप से ही मालूम पड़ता है कि आपका आज जन्मदिन है या आज आपका मरण दिन का व्हाट्सएप कोई नहीं करता कि आज नहीं जी, आपका अब हम मरण, बोले। आज यस यस आपका शकुंतला मरण मैम, दिन है, अपना बताइए। ऐसा कोई व्हाट्सएप नहीं करता है। यही बोलता है कि भाई आज आपका जन्मदिन है, फिर वो बोल देता है आज आपका एनिवर्सरी, तो मैं समझ जाता हूँ भाई मरण दिन है ये। भाई जन्मदिन हुआ, दूसरा मरण दिन हो गया। और मैरिज महेश जी, एनिवर्सरी। महेश जी बस। तो जी जी आपको जी। ये उपद्रव करने की आवश्यकता क्या। जी वो जी। अपने आप ही दिल से निकल जाता है। हाँ, हम आदत से मजबूर हैं। इसी के लिए आजकल हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, भाई मैं तो ASM आदत से मजबूर। यस ठीक है। शकुंतला मैम, प्लीज प्लीज यस। स्टार्ट स्टार्ट। ऐसा है कि पत्री जी से मैंने भी बहुत कुछ सीखा। और पत्री जी की सबसे बड़ी बात है सरलता और सहजता। एक बार महेश जी ने उनको बोला कि ये मेरे साली और साड़ू है, इनको ध्यान सिखाओ। उनकी लड़की की शादी में कोई रेमिस्टेंस होटल में, वो वहां बाहर चाय पी रहे थे, जमीन पे बैठ गए और हम लोग को ध्यान सिखाया। ये उनकी सरलता। दूसरा उनका रेमिटेंस दृढ़ होटल। संकल्प, कि उन्होंने जब बोल दिया कि करोड़ों लोग इसमें ध्यान सीखेंगे, तो पहले कोई इतने आते नहीं थे। पर कोविड हमारे लिए वरदान बनकर साबित हुआ। और जब सबकी दुकानें बंद थी तो पत्री जी ने जूम चालू करवाए। उसके बाद लोगों ने जूम शुरू करी। दूसरा आत्मविश्वास। पत्री जी बोल देते कि, मैंने बोला पत्री जी मैं PMC मुंबई संभालती हूँ तो ध्यान ही नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला आप तो 24 घंटा ध्यान कर रहे हो। 24 घंटा 5-5 सेशन हो रहे हैं, मास्टर्स को बुला रहे हो, ये सब कर रहे हो, वो कर रहे हो। दूसरा ध्यान में सब लोग बोलते थे कि आप, महेश जी बोलते रहते थे मेरे हस्बैंड को कि आप ध्यान करो, तो मैं उन पर गुस्सा होती थी। ध्यान से मन की शांति मिलेगी, बीमारी कैसे ठीक होगी। फिर बाद में धीरे धीरे जब मैं ध्यान करने लगी या ध्यान में आई, तो अपने आप ही समझ में आया कि जिस तरह से डॉक्टर हमें दवा देता है और वो बोलता है कि आपको मेरे घुटने में दर्द है या सिर में दर्द है, मुझे वो पेन किलर देता है, वो घुटने में छेद करके दवा नहीं डालता, मैं मुंह से ही खाती हूँ। और वो दवा उसी जगह असर करती है जाके जहां मुझे दर्द है, वो ठीक होता है। इसी तरह से जब हम ध्यान करते हैं और मन शांत रहेगा और विचार शून्य रहेंगे, तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर जाती है और वो उसी जगह पर असर करती है जहां हमारा एनर्जी कम है। इस तरह से हमारी बीमारी इससे ठीक है। तो ये सब चीजों के बाद में मैं एक बार कुछ लिखने लगी पत्री जी के बारे में, तो अपने आप ही कलम चलती गई और मैंने उनके बारे में, उनकी जीवनी पे कुछ लिखा। पत्री जी, जो कि ज्ञान के महासागर, ऊर्जा के भंडार, सादगी सरलता जिनका स्वभाव, सभी के मित्र, अच्छे गायक, बांसुरी वादक, लेखक, वक्ता एवं सफल व्यवस्थापक, दूरदर्शी एवं क्रिकेट के भी प्रेमी, और खाना बनाने के और खिलाने के शौकीन, फोटो चश्मा पहनकर खिंचवाने की भी शौकीन। पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ध्यान जगत, पिरामिड ऊर्जा एवं साकार जगत से अवगत करवाया। आप प्रत्यक्ष में हमारे साथ नहीं होकर भी हमारे साथ रहते हैं। स्वयं ने सरल सहज सांसों का महत्व समझकर हमें भी उस पर चलना सिखाया। अदृश्य सांसें कितनी अमूल्य है, उसका महत्व बताया। निःशुल्क आनापाना सती ध्यान करो और सभी को मास्टर बनाया। स्वयं श्रोता बने और लोगों को वक्ता बनाया। हमारा भगवान हमारे अंदर है, यह बताकर खुद से खुद का साक्षात्कार करवाया। गुरु शिष्य की परंपरा को हटाकर मित्रता का महत्व बताते हुए वर्तमान में रहना सिखाया। सच्ची श्रद्धांजलि हमारी अब यही होगी उनको, कि उनके बताए मार्ग पर हम चलें, औरों को भी प्रेरित करें। उनके संकल्प से ध्यान शाकाहार जगत, पिरामिड जगत और ध्यान जगत हो गई। तो मैं यही बोलूंगी कि पत्री जी ने जो संकल्प किया था कि करोड़ों लोगों को ध्यान करें, अगर जन कल्याण के लिए हम कोई कार्य करेंगे तो प्रकृति हमारा साथ देगी ही। धन्यवाद। वंडरफुल। थैंक यू महेश जी जुड़ने के लिए। थैंक यू शकुंतला मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम के लिए और आपके अनुभवों के लिए।
आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। समाप्त करें सर जूम को? हाँ, आपकी मर्जी। जी, मर्जी अभी समय की है। हाँ, हम वही। वरना ये क्योंकि तो मैं मोक्ष तो, की प्राप्ति के तो उत्सुक हम है ही, तो हम सुनते तो जा सकते हैं, लेकिन अभी हम इस क्षण में इस क्षण में इसको विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम इस जूम को अभी समाप्त करेंगे। थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। इतनी अद्भुत हंसते हुए, मस्ती करते हुए हम आध्यात्मिकता में और लीन हो सकते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुली महेश जी ने दिखाया, शकुंतला मैम ने अपने अपने इस कविता से बताया, और शंपा मैम ने हमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया, आई एम ओके, यू आर ओके, एंड एवरीथिंग इज ओके। हम इस भावना, इस स्थिति में हमें रहना है। हम हर एक चीज हमारे जीवन में हो रहा है उसके प्रति समत्वम, हम कंफर्टेबल हो जाए हर एक चीज के साथ। आपके कंफर्ट के तरह नहीं होगा, जैसा हो रहा है उसमें कंफर्टेबल होना है। और एक बहुत अद्भुत मेडिटेशन के साथ आज हमने देवजानी जी के साथ मेडिटेशन किया। तो यही है फ्रेंड्स द जॉय ऑफ लाइफ। हम फिर पत्रिजी ज्ञान उत्सव में कल मिलेंगे एक नए मास्टर के साथ। वी आर ऑल सो ग्रेटफुल, सो मच ग्रेटिट्यूड की 54 प्लस पिरामिड मास्टर्स जिन्होंने सर के साथ समय बिताते हुए इतना नए नए सीख के साथ, हम ये ऐसा समय वापस नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। दिस इज वेरी वेरी यूनिक जर्नी। 54 प्लस मास्टर्स अग्री होके एक प्लेटफॉर्म पे आना, that is possible only on PMC Hindi, and every pyramid master agreeing to this is such a beautiful journey. Thank you, thank you, thank you.